हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे स्लीप की। आज हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्लीप, निद्रा विकार की। निद्रा विकार कुछ लोगों में जो नींद के प्रति कहें तो जागृत न होने के कारण उनमें निद्रा के जो रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ये रोग आयु के अनुसार भी उत्पन्न होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें की एज बहुत कम होती है, तभी ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं वैसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंसोम्निया की। इंसोम्निया इट मीन्स अनिद्रा रोग, जहाँ नींद आती ही नहीं है पर्सन को, यानी नींद का न आना या सोने में कठिनाई का अनुभव होना, या सोते समय लगे ऐसा कि हम सो रहे हैं लेकिन हाथ पैर सोया हुआ है, ब्रेन बिल्कुल फंक्शन में है, तो वैसी जो सिचुएशन होती है वो अनिद्रा है। वास्तव में यही आपके अनिद्रा रोग का लक्षण भी है। यहाँ हम बात करेंगे क्रिप्की और गिलिन की। क्रिप्की और गिलिन 1985 और कासन मिटलर एवं डिमेंट 1974। कोई नया नाम नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट से आप लोग काफ़ी पहले से परिचित हैं। तो क्रिप्की और गिलिन 1985 और मिटलर और डिमेंट की बात करें तो 1974 ने सबसे पहले इस अनिद्रा रोग को लेकर के स्टडी शुरू किया था। और उन्होंने जो ये स्टडी की, उस स्टडी से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो आपका इंसोम्निया है ये पुरुषों में लगभग 6% और महिलाओं में लगभग 14% तक ये रोग होने की संभावनाएं होती हैं। कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो रिसर्च किया, रिसर्च के बाद उनकी स्टडी के जो रिजल्ट आउट हुए, तो उन्होंने इसमें देखा कि जो आपके ऐसे पर्सन हैं जो पुरुष हैं उनमें लगभग 6%, यानी कहने का अर्थ है कि पुरुषों में ये रोग कम पाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू डिमेंट की मैं बात कर रही हूँ। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा ये पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत जो है 14% महिलाओं का कहा गया है। तो ऐसे लोगों को अनिद्रा की शिकायत मैक्सिमम होती है। साथ ही उन्होंने जो रिजल्ट निकाला उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जो आपकी इंसोम्निया के जो पेशेंट होते हैं उसमें आधे ही ऐसे पेशेंट होते हैं जो रात्रि के दौरान सिर्फ 30 मिनट जगे हुए होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वो सोते हैं फिर भी उनको ये फील नहीं होता कि हमको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। इंसोम्निया जो रोग है आपका, ये नींद न आने का सबसे कहें तो अहम रोग माना गया है। अनिद्रा से जो पीड़ित होता है व्यक्ति, जिसमें अनिद्रा न आने की कंडीशन होती है, कहने का अर्थ है कि जिसको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे जो आपके पेशेंट होते हैं उसमें गहरी नींद जो पेशेंट है वो नहीं ले पाता। वो सोता ज़रूर है लेकिन गहरी नींद पर्सन नहीं ले पाता है, और न ही वो निश्चिंत तरीके से नींद ले पाता है। सोता वो ज़रूर है, यहाँ ध्यान बस यही देना है कि जो पेशेंट है वो सोता है लेकिन गहरी नींद नहीं ले पाता और निश्चिंत तरीके से नींद नहीं ले पाता। इस वजह से उसे हमेशा ये फील होता रहता है कि हम सोए नहीं हैं, हम सोए नहीं हैं, लेकिन वो वास्तव में गहरी नींद नहीं ले पा रहा है और निश्चिंत नींद नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो नींद ले रहा है। तो यहाँ बस यही ध्यान आपको रखना है कि जब भी इंसानिया की जो कंडीशन होगी या इंसानिया का जो पेशेंट होगा वो गहरी नींद नहीं लेगा और निश्चित तरीके की नींद नहीं लेगा, लेकिन उसमें नींद आती ज़रूर है। ठीक है। तो यहाँ ये जो पेशेंट है आपका जो निश्चित नींद नहीं ले पा रहा है, साथ ही जो नींद की पर्याप्त आपके समय होते हैं, यानी 6 घंटा 8 घंटा जो भी पर्सन सो रहा है, तो यहाँ समय पूरा पूरा पेशेंट को दिया जाए, समय उसे पर्याप्त दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो पेशेंट है वो देर तक सोएगा और जल्दी जगेगा। कहने का अर्थ है कि वो देर से सोएगा और जल्दी जगेगा जबकि उसे टाइमिंग पूरी मिल रही है। तो यहाँ गहरी नींद न लेने के कारण वो सो रहा है, जग रहा है, आधी नींद में वो पर्सन सो रहा है, गहरी नींद नहीं ले पा रहा है। क्योंकि उसकी नींद जो है वो बेचैनी की नींद है, निश्चिंता की नींद नहीं है। तो उसकी टाइमिंग कंप्लीट है, 8 घंटे उसको सेपरेट दिए जा रहे हैं, बट वो 8 घंटे सेपरेट लेने के बाद भी उसमें वो जो भी अपनी नींद ले रहा है उसमें वो देर से सो रहा है, बेड पे जा रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, काफ़ी देर तक वो जग रहा है, इसके बाद वो सो रहा है और फिर तुरंत जग जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि उसकी जो नींद की टाइमिंग होती है, समय उसको दिया जाएगा, इसके बावजूद वो कम समय में ही सो लेता है। तो यहाँ पर जो ये पेशेंट है आपका इंसोम्निया का,
वो जल्दी जग रहा है, देर से सो रहा है। तो अनिद्रा की ऐसी जो स्थिति होती है, इस स्थिति में जो नींद की बोले तो अगर गुणवत्ता की बात करें, हम उसकी क्वालिटी की बात करें, तो नींद की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नहीं होती। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर भी हम अगर बात करेंगे कि बहुत अच्छी नींद, बहुत गहरी नींद, तो वहाँ पे पर्सन को गहरी नींद नहीं आ रही है, जाहिर सी बात है कि हाँ उसकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है, इंसोम्निया का जो पेशेंट है, उसकी नींद की जो गुणवत्ता होती है और जो उसकी मात्रा होती है, नींद की जो मात्रा होती है, दोनों प्रभावित होती है। दोनों प्रभावित जब ये हुआ तो यहाँ व्यक्ति जो है पूरा दिन, चूंकि गहरी नींद पर्सन ले नहीं पा रहा है, तो पूरा दिन वो थका थका सुस्त सा महसूस करेगा। और उसमें मैक्सिमम जो है डिप्रेशन की कंडीशन दिखाई देने लगती है, यानी विषादी जो भावनाएं हैं उसकी प्रबलता व्यक्ति में बढ़ जाती है। व्यक्ति सुस्त रहेगा, थकान अनुभव कर रहा है, साथ ही उसमें जो पेशेंट है आपका, उसमें जो कि गहरी नींद नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ डिप्रेशन की सिचुएशन आती है। वो हमेशा अपने आप को नॉट मी, ये फीलिंग उसके अंदर ज़्यादा आने लगती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी जो फीलिंग्स आने लगती है पर्सन में, तो यहाँ डिप्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है। इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, वो बातें कम करता है। कहें तो उसको अगर यही सिचुएशन लगातार बनी हुई होती है तो पर्सन खाना खाने से भी कतराने लगता है, यानी उसको डाइट की भी कोई चिंता नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन से बचाने के लिए ये कोशिश की जाती है कि जो पेशेंट है उसको गहरी नींद प्रोवाइड कराई जाए, या किसी इंजेक्शन के ही द्वारा उसको प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन ये गहरी नींद प्रोवाइड कराई जाए। इसके सिम्टम्स को अगर हम बात करें, अगर सिम्टम्स को देखें, तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो यही आ गई कि पर्सन जो है वो काफ़ी सुस्त महसूस करेगा, डिप्रेशन की सिचुएशन आ रही है। सिम्टम पे अगर हम इसके जाएंगे, कैसे पता चलेगा कि इंसोम्निया की कंडीशन पेशेंट में है, तो इंसोम्निया की कंडीशन अगर हमको चेक करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला सिम्टम्स है कि जो चूँकि हर कोई रात में सो रहा है, तो रात में सोने में जो पेशेंट होता है उसको कठिनाई का अनुभव होता है। जब भी रात होने लगेगी तो वो डिप्रेशन में जाने लगेगा कि अब मुझे सोना होगा। लेकिन ये सिचुएशन जो है बहुत देर तक बनी हुई नहीं होती है, क्योंकि रात 9 से 10 तक, 10 से ये टाइमिंग होती है पर्सन के सोने की। तो यहाँ 10 से लेकर के जो 5 बजे या 4 बजे के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस बीच में पर्सन जो है कई बार उठेगा। कई बार उठने कहने का मतलब है कि वो कंप्लीटली नींद नहीं ले पा रहा है, इस बीच में वो बार बार सोएगा, बार बार जगेगा। निश्चिंतता की नींद नहीं है, यहाँ नींद में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो उसे सोने से भी डर लगने लगता है। बार बार वो चाहता है सोना लेकिन नहीं सो पा रहा है। तो यहाँ ये जो सिचुएशन होती है, इस कंडीशन में पर्सन जो है डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लग रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, इस बात को वो बार बार सोच करके परेशान होता है और इस वजह से उसको नींद नहीं आ पाती है। सेकेंड जो उसका सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, तो दिन में हर समय चूँकि नींद पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ इंटॉक्सिफिकेशन की अगर जो प्रोसेस है अगर हम बात करें, तो पर्सन में एक तरह से जो थकान है वो बनी हुई रहती है। तो दिन में हर समय पर्सन थकान का अनुभव करेगा, सुस्ती का अनुभव करेगा, और इस कंडीशन में नींद नहीं आ रही है, इस बात को वो बार बार सोच करके डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। यानी विषादी जो भावनाएं हैं उस पर प्रबलता से कहें तो उसका प्रभाव पड़ रहा है, विषादी भावनाओं का, यानी डिप्रेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पर्सन पे पड़ रहा है। ये जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन में जो पेशेंट है वो कभी कभी गिल्ट फीलिंग करने लगता है, और इस कंडीशन में वो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। तो यहाँ जो उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आ रही है या जो असहाय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके डिप्रेशन की कंडीशन में जाने के कारण हो रही है, साथ ही थकान और सुस्ती के कारण ये हो रहा है। ऐसी जो व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं, जो विषादी प्रवृत्तियां होती हैं, बार बार व्यक्ति के मन में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो जब चूंकि पर्सन की जब भी नींद कंप्लीट नहीं होती, सब नॉर्मल है कि जो अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो हम टेंशन, ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाते। कहा है कि अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, बट हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ कहाँ तक कंसंट्रेट हो पा रही है, यहाँ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो हम नींद नहीं ले पा रहे हैं या जो पेशेंट है, उसमें अपने कंसंट्रेशन को किसी एक बिंदु पर लगाना या किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना, ये थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी आपका इंसोम्निया का पेशेंट होगा, उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव होगा। ये उसका थर्ड सिम्टम्स है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ अगर उसके नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, तो यहाँ फॉरगेटिंग मैक्सिमम हो जाती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ मेमोरी भी डैमेज होने लगती है। जो पर्सन रेगुलरली अगर नींद नहीं ले पा रहा है और इंसोम्निया का पेशेंट है, तो उसमें विस्मरण की जो है वो अधिकता होती है।
यानी उसे कोई भी ऐसे टॉपिक्स या कोई विषय वस्तु जो उसको लर्न कराया जाए, लर्न कराने के बाद अगर हम रिकॉल कराने की कंडीशन करें हो या रिकॉल कराना चाहें, तो वैसी स्थिति में जो पर्सन है वो उस चीज़ को, यानी जिस टॉपिक को या जिस विषय वस्तु को उसको याद कराया गया है, वो उसे रिकॉल नहीं कर पाता है। यानी फॉरगेटिंग मैक्सिमम होती है, विस्मरण की अधिकता होती है। या अपने ही किसी वस्तु को यहाँ पर रख करके वहाँ पर रख करके भूल जाता है। कहने का अर्थ है कि उसने अपने हाथ में ही कोई सामान लिया है और इधर उधर ढूंढ रहा है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, फॉरगेटिंग हो रही है, मेमोरी जब उसकी एक तरह से डिस्ट्रेस हो रही है। तो मेमोरी डिस्ट्रेस हो रही है, फॉरगेटिंग बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंडीशन में जो भी पर्सन होगा, सामान हाथ में ही लिया है, पूरे कमरे में ढूंढ डाला, या किसी कमरे में गया, मैं यहाँ क्यों आया था, आई डोंट नो। तो ये जो सिचुएशन रही, आई डोंट नो, तो यहाँ उसको ये फील नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करने के लिए जा रहा आया था, मैं मेरी यह सामान मैंने रखा कहाँ पे। ऐसी फॉरगेटिंग वैसे नॉर्मली ये पर्सन मैक्सिमम पर्सन में हो जाती है, जिनमें इंसोम्निया की सिचुएशन नहीं भी होती है, तब भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें आपकी फॉरगेटिंग ऐसी होती है, जो हम सामान रख करके भूल जा रहे हैं कहाँ पर रखे थे, या किसी कमरे में जब पहुँचते हैं यहाँ पर हम क्यों आए थे, फिर अचानक याद कमरे से बाहर निकलने लगे, तभी ये कंडीशन आती है, अरे हाँ ये इस काम के लिए थी, अरे हाँ ये जो लाइनिंग है, हम यहाँ पर क्यों आए थे, तो खुद से क्वेश्चन करना, फिर अरे हाँ इस काम से, तो यहाँ तुरंत रिकॉल हो रहा है, फॉरगेटिंग है बट अरे हाँ हम इस काम से आए थे। तो यहाँ ये जो सिचुएशन होती है, वहाँ ये पता होता है पर्सन को, यानी फॉरगेटिंग के साथ कुछ न कुछ मेमोरी से रिकॉल हो रहे हैं, लेकिन जो इंसोम्निया का पेशेंट है वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। उसकी फॉरगेटिंग फाइनली फॉरगेटिंग, यानी वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि हमारे ये सामान हम रखे तो कहाँ रखे, हम यहाँ आए तो क्यों आए, हम ये बोले तो क्यों बोले, हम ये किए तो क्यों किए। यानी ये सारी जो कहें कॉग्निशन से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसके माइंड से हटने लगती हैं। तो यहाँ विस्मरण जो है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ अगर हम इंसोम्निया की जो सिम्टम्स की बात करें, तो इसके कंप्लीट सिम्टम्स ये हैं कि जो पेशेंट होगा रात में उसे सोने में कठिनाई होगी, कठिनाई का पर्सन अनुभव करेगा। साथ ही दिन में हर समय, चूंकि नींद पूरी नहीं है, तो लगातार थकान का और सुस्ती का अनुभव करेगा। इस कंडीशन में बार बार पेशेंट ये सोचेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो एक ही चीज़ें जब बार बार मन में रिकॉल करने लगती हैं, तो उस कंडीशन में डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अटेंशन की, तो यहाँ पर जो पेशेंट होता है उसका बोले तो अटेंशन बिल्कुल डैमेज कंडीशन में होता है, वो अपने ध्यान को पूर्ण रूप से एकाग्रचित नहीं कर पाता है। ऐसे पेशेंट में जो फॉरगेटिंग है वो मैक्सिमम होने लगती है, सामान खुद ही रखता है, खुद ही भूल जाता है, मैंने कहाँ रखा, क्यों, या मैं यहाँ आया था तो मैं क्यों आया था। ऐसी सारी जो सिचुएशन है इंसोम्निया के पेशेंट में मैक्सिमम होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये जो आपके सारे सिम्टम्स हैं, ये आपके रिजल्ट ही शो कर देते हैं कि जो स्वरूप है, इस स्वरूप में, यानी कहने का अर्थ है कि ये जो सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स आप जब व्यक्ति में एक साथ उत्पन्न होंगे तो इंसोम्निया की कंडीशन आएगी। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि हर बात पे उनको गुस्सा आना, चिल्लाना, तो ये जो हर बात पे उन्हें गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो इससे उनमें कहे ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो सहनशीलता होती है उसकी काफ़ी कमी हो जाती है। ऐसे पेशेंट के अंदर सहनशीलता कहें तो न के बराबर होती है, ठीक है। और साथ ही अगर ऐसे जो पेशेंट की अगर हम बात करें, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें लगातार, यानी नियमित रूप से जो कहा जा सकता है, तो इनमें लगातार एक तरह से सिर दर्द बना रहता है। क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स भी डैमेज हो रहे हैं, यहाँ आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो भी लगातार फंक्शन में हैं, साथ ही जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी भी डैमेजेशन की वजह से भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इनमें सर दर्द जो है वो लगातार बना रहता है। साथ ही सर दर्द के साथ हमने इससे पहले कहा था कि ऐसे पेशेंट पर डिप्रेशन की भी कंडीशन होती है, तो डिप्रेशन में भी कभी कभी सर दर्द बना होता है, इसके साथ ही में पेट दर्द भी बना रहेगा। बहुत ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो सोने के लिए चिंतित रहते हैं, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे नींद क्यों नहीं थी। यहाँ पे ये मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, ये लाइनिंग ही उनकी माइंड में बार बार रिवर्स हो रही है। तो ये लाइनिंग का बार बार रिवर्स होना, इससे इनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, और इस वजह से ये डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ या मुझे कुछ हो गया है। तो ऐसी जब सिचुएशन पेशेंट के अंदर आती है, तो वो टोटल जो सिचुएशन है आपकी बोले तो इंसोम्निया की कंडीशन है। और ये इंसोम्निया जो है
अनिद्रा की कंडीशन है, यानी इंसोम्निया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इंसोम्निया नाम से या अनिद्रा के नाम से ही क्वेश्चंस आप लोग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ अनिद्रा जो है एक तरह का ऐसा रोग है, ऐसा डिजीज है जिसमें पेशेंट सोने के लिए चिंतित रहता है, और लगातार सोने के लिए चिंतित रहने से उसमें विषादी भावना है, डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती हैं, और सोने के लिए पर्सन लगातार परेशान होता है। अभी तक हमने बात की आइसोमेनिया की। आइसोमेनिया या इंसोम्निया जो आपका ये रोग है, ये आपकी अनिद्रा से संबंधित रोग था जिसमें पेशेंट को नींद नहीं आती थी। अब हम लोग उस पेशेंट की बात करेंगे जिसको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है। इट मीन्स नार्कोलेप्सी की हम लोग बात करेंगे। नार्कोलेप्सी भी आपका स्लीप डिसऑर्डर है। ये भी आपके नींद से संबंधित ही एक तरह का विकार है, एक तरह का डिजीज़ है, एक तरह की विकृति है, एनीथिंग जो भी आप कहना चाहें। तो यहाँ नार्कोलेप्सी की हम लोग बात कर रहे हैं। नार्कोलेप्सी का जो आपका पेशेंट होता है, उसमें जो पेशेंट है उसमें अपनी नींद पर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता। कहने का अर्थ है कि जो पेशेंट है वो सोने के लिए लगातार लालायित रहता है, कब जगह मिले कब सोए, कहाँ सो जाए। तो यहाँ नार्कोलेप्सी, ऐसे पेशेंट को नार्कोलेप्सी कहा गया है, यानी सेल्फ ही अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा। तो यहाँ नींद पे कंट्रोल नहीं है, वो कहीं भी सो जाएगा। पेशेंट है वो कहीं भी सो सकता है, चलती गाड़ी में सो सकता है, किसी फंक्शन में जाकर के सो सकता है, या किसी बच्चे, अगर बच्चे हैं तो किसी क्लास में भी गए तो वहाँ पर सो गए। और इनकी जो नींद होती है वो काफ़ी कम समय के लिए होती है। यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है कि पर्सन लगातार नींद के लिए परेशान है, लेकिन जो आपकी ये नींद की सिचुएशन है उसकी बहुत कम समय के लिए, यानी अल्प निद्रा। यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि जो पेशेंट आपका अति निद्रा का होगा तो अति निद्रा में अल्प निद्रा होगी। गाड़ी चला रहा है सो रहा है, खाना खाने लगा है सो गया, सब्जी काट रहा है सो रहा है, एनी एवरी मोमेंट सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और थोड़ी ही समय के लिए वो सोएगा ज़रूर। तो ये जो सिचुएशन होती है वो आपकी अति निद्रा की होती है। यानी कहने का अर्थ है कि अति निद्रा एक तरह से आपका ये सब जो भी मैं बता रही हूँ आपको, अनिद्रा या अति निद्रा, ये जो भी कि जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप है उसी का डिसऑर्डर है, यानी रैम स्लीप डिसऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ। जब बुरे सपने जब व्यक्ति को परेशान करते हैं, ऐसे सपने आ रहे हैं जिससे देख के हम डर जा रहे हैं, चिल्ला दे रहे हैं, सोना नहीं चाह रहे हैं, या खुद ही कंट्रोल नहीं है सोने पे, तो ये जो भी आपकी सिचुएशन होती है सब आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लीप डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो सपने हैं, बुरे सपने जिससे हम परेशान हो जा रहे हैं, तो ये रैपिड आई मोमेंट स्लीप के दौरान ही होती हैं। बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सोए सोए हैं चिल्ला करके उठ गए, ये सिचुएशन आती है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन बड़ों में भी आने लगती है। वे लोग भी नींद आने, ऐसी नींद आने पर या घबराहट होने पर या बुरे सपने देखने पर चिल्ला करके उठ जाते हैं, जिससे कि एक तरह से जो पर्सन होता है उसे नींद से डर लगने लगता है। सोएंगे तो ऐसे सपने आएंगे, सोएंगे तो यही होगा, सोएंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी। तो उस अनुभूति से बचने के लिए वो सोना ही नहीं चाहता है, ऐसी भी कंडीशन आती है। वैसे ऐसे जो आपकी निद्रा विकार होते हैं, निद्रा विकार में जब भी हम देखेंगे तो 2-3 चीज़ें आपकी कॉमन होती हैं, जैसे कि उत्तेजना, काफ़ी पर्सन एक्टिव हो जाएगा, पसीना आने लगता है, बीपी बढ़ जाएगी। नार्कोलेप्सी एक बोले तो तंत्रिका संबंधी एक डिजीज़ है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, जिसमें जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, वो सोने और जागने को नियंत्रित करने वाले जो मस्तिष्क के हिस्से होते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी आपका पार्ट सोने और जागने के लिए कंट्रोल करता है, यहाँ पर मैं फिर वही हाइपोथैलेमस की बात करूँगी। तो यहाँ जो ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट है जो आपकी निद्रा और जागृति के लिए उत्तरदायी होता है, वो जो हिस्से होते हैं मूल रूप से प्रभावित हो जाते हैं। उनके प्रभावित होने के कारण उनका नियंत्रण नहीं हो पाता है अपनी नींद पे। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी आपके नार्कोलेप्सी के जो पेशेंट हैं वो दिन में अत्यधिक नींद का अनुभव करते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि वो लगातार सोएंगे 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 सोते जाएंगे। तो यहाँ उन्हें काफ़ी नींद की अनुभूति होती है, यानी अत्यधिक नींद का अनुभव होता है। कभी कभी उन्हें नींद के दौरे भी पड़ते हैं, कभी कभी उन्हें नींद के दौरे। अब आप कहेंगे कि नींद के दौरे क्या होते हैं। यहाँ नींद के दौरे का मतलब है कि ऐसा दिन में किसी भी समय हो सकता है, ऐसे जो दौरे पड़ते हैं पेशेंट को, ये
किसी भी समय हो सकता है, चाहे व्यक्ति कोई काम ही क्यों न कर रहा हो। यानी कहने का अर्थ है कि कोई काम करते समय भी पर्सन सो सकता है। ठीक, तो यहाँ चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे कोई भोजन ही कर रहा है, किसी से बात ही कर रहा है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ वो जो पेशेंट है, कहने का अर्थ है कि बात करते करते उस समय भी सो गया, बात कर रहा है सो गया, या गाड़ी ड्राइव कर रहा है सो गया, भोजन कर रहा है भोजन करते समय सो गया। इसको नींद का दौरा कहा गया है। यानी ऐसी कोई भी सिचुएशन, बाइक ड्राइव कर रहा है, फोर व्हीलर ड्राइव कर रहा है, बैठे बैठे सो गया, कहीं भी वो एक्सीडेंटल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात कर रहा है, बात करते करते पर्सन सो गया, तो ये नींद का दौरा कहा गया है। वो किसी भी टाइम सो सकता है और कंप्लीट नींद नहीं वो लेगा, लेकिन कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए। ये लाइन हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी नार्कोलेप्सी का पेशेंट होगा वो अल्पकाल के लिए ही सोएगा, लेकिन सोएगा ज़रूर। और इस बात का उसको पता नहीं होता, सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि वो निद्रा रोग से पीड़ित भी हैं। उन्हें इसकी फीलिंग ही नहीं होती कि हम खा रहे थे और इस बीच में हमने सो लिया, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे हम उस बीच में सो लिए, या हम किसी से बात कर रहे थे उस बीच में हम सो लिए। तो ये इसकी फीलिंग उनको नहीं होती, उन्हें नींद की फीलिंग होती ही नहीं है, उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि हम सो रहे थे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अल्पकालीन निद्रा हो रही है और अति निद्रा है, और साथ ही पेशेंट को ये फील भी नहीं हो रहा है कि उसके अंदर ये सिचुएशन है। तो किसी के कहने पर भी वो इसको सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो सिचुएशन है लेकिन उसको उसकी फीलिंग नहीं है। तो वास्तव में कहा जाता है कि आपका जो नार्कोलेप्सी है वह एक तरह का गंभीर रोग है, लेकिन चिकित्सकों के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अगर कोई पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो वो ठीक होना है, लेकिन पेशेंट को इसकी फीलिंग करानी आवश्यक होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब तक हम कॉग्निशन में नहीं चलेंगे, उसे इनसाइड थ्योरी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कि पर्सन को जब तक अंदर से सूझ का विकास नहीं किया जाएगा कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको ख़त्म करना है, तब तक पेशेंट अपने आप को ये फील नहीं करेगा कि हम ठीक हुए और हमारे पास ये डिजीज़ थी। अब हम अगर बात करें इससे आगे इस रोग की, इस रोग मीन्स नार्कोलेप्सी की, तो नार्कोलेप्सी में जो आपके सिम्टम्स हैं, अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। नार्कोलेप्सी का जो सिम्टम्स है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। इसका फर्स्ट सिम्टम्स है कि दिन में किसी भी समय, अभी मैंने कहा कि दिन में किसी भी समय और किसी भी काम को करते समय, तो दिन में किसी भी समय अत्यधिक नींद का आना। अब वो किसी भी समय में वही चीज़ें आपकी आएंगी कि वो भोजन कर रहा है, बात कर रहा है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, एनीथिंग, किसी भी कार्य को कर रहा है, उसके बीच में वो सो ले रहा है। ये नींद उसको आ रही है, साथ ही थका हुआ और सुस्त महसूस कर रहा है। यहाँ पर इंसोम्निया में क्या कंडीशन थी कि पेशेंट सो नहीं रहा था, इस वजह से वो थका हुआ और खुद को सुस्त महसूस कर रहा था। नार्कोलेप्सी में क्या है, वो एवरी मोमेंट सो रहा है, अल्पकाल के लिए सो रहा है, इसके बावजूद वो थका हुआ और सुस्त महसूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटाप्लेक्सी की, तो कैटाप्लेक्सिस जो है आपका, इसमें जो आपकी ऐच्छिक स्नायु होती हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जैसे हमारे स्पाइनल कोड हैं, स्पाइनल कोड के जो आपके फंक्शन है जो ऐच्छिक तरीके से कार्य करते, अनैच्छिक तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं, तो जो आपकी ऐच्छिक स्नायु कार्य की जो बोले तो आकस्मिक जो अस्थायी हानि है, इसी को आपकी कहा गया है कैटाप्लेक्सी। अब आप यही कहेंगे कैटाप्लेक्सी, तो कैटाप्लेक्सी का मतलब है जो हमारे ऐच्छिक स्नायु हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जो हमारी इच्छा से, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब हम आप लोगों को न्यूरॉन पढ़ा रहे थे, तो न्यूरॉन पढ़ाते समय मैंने स्ट्रक्चर के आधार पे आपको ये बताया था कि डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक आपका ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। लेकिन इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसे जो उसके पार्ट होते हैं, जैसे साहचर्य न्यूरॉन है जो जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ऐसे जो आपके न्यूरॉन है जो उनके स्ट्रक्चर के अतिरिक्त जो फंक्शन के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है, यहाँ उन मैं स्नायुओं की बात कर रही हूँ। तो वो जो आपके न्यूरॉन है वो किसी कार्य की जो आकस्मिक अस्थायी हानि होती है, यानी ऐच्छिक जो स्नायु है उनके कार्य की जो आकस्मिक, अचानक, अस्थायी जो हानि होती है उसे कैटाप्लेक्सी कहा गया है। ये जो कैटाप्लेक्सी की दशा होती है ये किसी भी भावनात्मक उत्तेजना के क्षण में पैदा हो जाती है। भावनात्मक उत्तेजना, जहाँ इमोशंस में पर्सन है, अब वो इमोशन कौन सा है ये नहीं पता, यानी वो क्रोध का भी हो सकता है, प्रेम का भी हो सकता है, घृणा का भी हो सकता है, जेलेसी का भी हो सकता है, एनी इमोशन,
तो यहाँ उसके अंदर जो ये भावनाएं आ रही हैं, उस भावनाओं की जो उत्तेजना है उसी क्षण में आपकी कैटाप्लेक्सी की सिचुएशन आती है। ठीक है, तो जब भी जो आपकी कैटाप्लेक्सी है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो है आपका कि जो ऐच्छिक स्नायु है उनके कार्य की जो आकस्मिक अस्थायी जो हानि होती है, इसे कहा गया है। साथ ही ऐसी दशा जिसमें किसी भी भावनात्मक उत्तेजना के क्षण में ये पैदा हो जाती है। साथ ही रोगी का आपस में अगर मांसपेशियों पर बोलें तो किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी सेल्फ कंट्रोल अपनी ही बॉडी पर उसका नहीं होता, अपनी मांसपेशियों पर उसका किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन ये प्रत्येक निद्रा के रोगी में दिखाई नहीं देगा। अब ये आपको मैं बता दूं कि ये आपके हो सकता है इंसोम्निया में हो सकता है नार्कोलेप्सी ना हो, ये हो सकता है कि नार्कोलेप्सी में हो सकता है इंसोम्निया में ना हो, या कोई पेशेंट ऐसा हो जिसमें ये सिचुएशन ही ना दिखाई दे। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट में मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट में नहीं मिलते, लेकिन वो स्लीप डिसऑर्डर का पेशेंट ज़रूर होता है। यहाँ कहने का अर्थ है, हाँ ये हो सकता है कि सिचुएशन और ज़्यादा अगर क्रिटिकल हो रही है तो कैटाप्लेक्सी की सिचुएशन दिखाई दे, बट ये हो सकता है कि उसमें कैटाप्लेक्सी की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो स्लीप डिसऑर्डर का पेशेंट है। तो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें स्लीप डिसऑर्डर की, तो उसमें आपकी याददाश्त की बात कर रहे हैं, उसकी मेमोरी जो है, याददाश्त में मैक्सिमम इनमें कमी ही आ जाती है, और साथ ही इनमें फॉरगेटिंग की जो मात्रा है, विस्मरण की जो मात्रा है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो पर्सन होता है उसमें नींद का दबाव, यानी कहने का अर्थ है कि स्लीप पैरालिसिस, नींद का लकवा जिसे कहा गया है, इसकी भी सिचुएशन आती है। पर्सन चाहता है नींद आ जाए, नींद आ जाए, या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, दोनों कंडीशन अगर यहाँ पे हैं, तो यहाँ जो पेशेंट होता है उसमें कभी कभी सोते समय उसमें स्लीप जो पैरालिसिस है वो दिखाई देने लगती है। अब आप ये कहेंगे कि ये स्लीप पैरालिसिस है क्या, यानी नींद का लकवा क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब भी नींद के लकवा की बात करें हम, तो इसमें ऐसी स्थिति जो पेशेंट है उसमें उत्पन्न हो जाती है कि जो पेशेंट है कभी कभी सो रहा है, सोता तो वो रोज़ ही है, तो यहाँ जब वो सो रहा होता है या पूरी तरीके से निद्रा में नहीं होता, कहें तो आधा सो रहा है आधा जग रहा है, या सो रहा है या जग रहा है, तो वो अपने ही हाथों पैरों को हिला डुलाने में या बोलने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यानी कहने का अर्थ है कि स्थिति ऐसी होती है कि पर्सन सो रहा है, अब कुछ ही देर में उसकी आंखें खुली, वो अपना हाथ पैर हिलाना चाह रहा है, यानी हिलाना डुलाना चाह रहा है, हाथ पैर हिलने डुलने की उसकी सिचुएशन नहीं होती। पेशेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका हाथ पैर हिल जाए, लेकिन हाथ पैर नहीं हिल रहा है, और ये कंडीशन जो होती है पेशेंट में मात्र 1 या 2 मिनट के लिए होती है। लेकिन जो सिचुएशन होती है उसमें आपकी सांस लेने की जो क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। कहने का अर्थ है कि जो पेशेंट है वो कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, यानी हाथ पैर न हिलना, आंखें खुली हैं, वो जग रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है पेशेंट कि वो जग रहा है, आंखें खुली हुई हैं, हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी जो सांसें हैं वो भी थम सी रही हैं। ये सिचुएशन मात्र 1-2 मिनट के लिए होती है और पेशेंट इससे काफ़ी डर जाता है। इसे स्लीप पैरालिसिस कहा गया है। जब भी पेशेंट जो है स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन में होता है, तो उससे निकलने के बाद, कहने का अर्थ है कि जैसे ही वो स्लीप पैरालिसिस को फील किया और इसके बाद स्लीप पैरालिसिस उसने फील किया और उसके बाद यानी नींद से जगने के बाद, अब क्या हो रहा है कि पेशेंट सोने से डर रहा है कि जब भी हम सोएंगे तो वही सिचुएशन आएगी, यानी हाथ पर मेरा नहीं हिलेगा, मैं मर जाऊंगा या मेरी सांसें रुक जा रही हैं। तो यहाँ मर जाऊंगा, सांसें रुक रही हैं, हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं उसके माइंड को एक तरह से बार बार रिवर्स होने लगते हैं माइंड में कि ऐसा होगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं वो सोना ही नहीं चाहते। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को कहा गया है आपका स्लीप पैरालिसिस। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके सिम्टम्स पे, तो इसका नेक्स्ट सिम्टम है मति भ्रम। मति भ्रम, यहाँ वर्ड्स कुछ और ही है। तो बात करें हम लोग मति भ्रम की, तो जो रोगी है या जो पेशेंट है उसे मति भ्रम का अनुभव होने लगता है। अब आप ये कहेंगे मति भ्रम क्या है। यहाँ मति भ्रम का मतलब है कि जो पर्सन है काल्पनिक दृश्य उसके सामने आने लगते हैं और वह जाग रहा है, यानी पूर्ण रूप से पेशेंट निद्रा में नहीं होता, वो कुछ जाग रहा है, कुछ सो रहा है,
काल्पनिक जो घटनाएं हैं, जो उसने सोच रखा है ऐसा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, उन चीज़ों से वो डरने लगता है, घबराने लगता है। उसका ये डरना और घबराना एक तरह के काल्पनिक दृश्यों के कारण हो रहा है। उसने कल्पना कर रखा है कि ऐसा है और उस चीज़ से वो डर रहा है। तो यहाँ मति भ्रम एक तरह से उसकी मानसिक स्थिति में एक तरह का भ्रम जो है उत्पन्न हो जाता है, यानी मानसिक स्थिति में या मानसिक दशाओं में उसके भ्रम की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण उसे मति भ्रम होता है। और मति भ्रम में जो पेशेंट है उसमें मैक्सिमम आपकी काल्पनिक चीजें होती हैं, वो कल्पना करके रखता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, वो हो ना हो, लेकिन पेशेंट में ये चीजें दिखाई देने लगती हैं। इस सिचुएशन को कहा गया है आपके मति भ्रम। और ये जो सिम्टम्स हैं आपके सब स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे पैरासोम्निया की। इट मीन्स परानिद्राएं, ऐसी निद्रा जो परानिद्राएं हो, यानी कहने का अर्थ है कि एक तरह का ग्रुप है, समूह है स्लीप डिसऑर्डर का। यानी सोने की जो आपकी बीमारियां होती हैं, जब हम उनके समूह की बात करते हैं, तो जो समूह की नींद होती है उसमें जब व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसे कहा गया है आपका पैरासोम्निया। जैसे आपके दुःस्वप्न हैं, आपके विकार, नींद आतंक है, नींद में चलना, बेचैनी, ये सब जब आपका एक तरह का कहें तो स्लीप डिसऑर्डर ही है। और ये आपके बोले तो समूह में अगर आपके एक सिम्टम्स दिखाई देने लगे, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सिम्टम्स नहीं कहेंगे, सिंड्रोम की बात करेंगे। तो यहाँ जहाँ सिंड्रोम की कंडीशन आती है वहाँ पर आपके पैरासोम्नियास की कंडीशन आती है। ये जो पैरासोम्निया है आपका, इसमें जो पेशेंट होता है, इसमें रोग में नींद में चलना, भ्रमित उत्तेजना, नींद में डर जाना, बेड वेटिंग एक तरह से कहें, सामान्य उत्साह, और इस उत्साह में कहें तो असामान्य तरह का उत्साह पेशेंट में होता है, और व्यवहार भी उसका असामान्य होगा। इसमें मैक्सिमम आपकी अगर हम बात करें तो भावनात्मक जो विकार हैं, तो वैसे सिचुएशन पेशेंट में आने लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो भावनात्मक विकार है उसमें आपके जो नींद है उसमें हेलुसिनेशन की कंडीशन, ऐसे सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। किस में? पैरासोम्निया में, यानी परानिद्राओं में। जो परानिद्राएं होती हैं उनका सामान्य कारण वास्तव में आपकी अल्कोहल है, शराब का उपयोग। ऐसे पेशेंट्स जो कहें तो अल्कोहलिक पर्सन हैं और मैक्सिमम आपके अल्कोहल ले रहे हैं, तो वहाँ पर पैरासोम्नियास की कंडीशन आ जाती है। साथ ही इसमें अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल का जब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होने लगता है तो नॉर्कोलेप्सी भी आ जाती है। साथ ही पागलपन भी आपकी इसकी वजह से होता है, क्योंकि आपके जो अल्कोहल होते हैं मैक्सिमम आपके न्यूरॉन्स को और साथ ही उसके न्यूरोट्रांसमीटर को भी बोले तो ब्रेक कर देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज़ हो रहा है या बन रहा है उसको भी वो एक तरह से सिक्रेट होने में एक तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ऐसी सिचुएशन आती है। वैसे आपकी पैरासोम्निया की जो सिचुएशन है, इसकी संभावना अगर हम बात करें तो ये 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों में बढ़ जाती है। साथ ही इसमें आपकी पार्किंसंस के जो रोग हैं, पैर हिलाने की बीमारी है जिसमें GARD, यानी इट मीन्स गैस्ट्रोएफेजियल रिफ्लेक्स रोग, गैस्ट्रोएफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD, ये भी आपकी एक तरह से पैरासोम्नियास में ही दिखाई देते हैं। ये जब भी आपके ये सारे डिजीज़ के मीन्स कि जो नॉर्कोलेप्सी है, पागलपन है, पार्किंसंस रोग है, पैर हिलाने की बीमारी है जिसमें मैंने कहा कि GERD यानी गैस्ट्रोएफेजियल जो रिफ्लेक्स डिजीज़ है, ये सब में आपकी बढ़ती हैं, तो इसमें आपकी पैरासोम्निया की जो खतरा है, यानी पैरानिद्राएं जो होती हैं इनका खतरा बढ़ जाता है। ये रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, ये नहीं है कि स्पेसिफिक। हाँ, ये संभावना जो है 50 साल के बाद बढ़ जरूर जाती है, लेकिन डिजीज़ ये किसी भी उम्र में हो सकता है। साथ ही अगर हम स्त्री पुरुषों की बात करें, स्त्री पुरुषों में यहाँ पर मैक्सिमम जो आपके डिसऑर्डर हैं उसमें जो रिसर्चेज हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि कौन सा जो डिजीज़ है मैक्सिमम पुरुषों में हो रहा है या स्त्रियों में हो रहा है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो आपका जो डिजीज़ है किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। साथ ही यह स्त्री और पुरुषों में किसी को भी हो सकता है, और दोनों में ये लगभग मात्राएं इसकी अलग नहीं होती, समान हो जाती हैं। पैरासोम्निया की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपके जो भी सबसे पहले तो बात की जाएगी डायग्नोसिस की ही,
डायग्नोसिस से आपको पहले ये देखना है कि इसमें सिम्टम्स हैं या सिंड्रोम है, क्योंकि पैरासोमनिया में मैक्सिमम आपके सिंड्रोम की ही बात की जा रही है। कई जो आपके स्लीप डिसऑर्डर हैं उनका एक तरह से ग्रुप है, समूह है, तो समूह में जो नींद में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर पैरासोमनिया की कंडीशन है। तो पैरासोमनिया के निदान के लिए बात करें तो कई परीक्षण की प्रक्रियाएं की अपनाई जाती हैं, जिनके द्वारा बोले तो पैरासोमनिया का पता लगाया जाता है। यानी जो भी आपके डिजीज़ हैं, इसमें पैरासोमनिया के निदान के लिए अगर हमको उसका ट्रीटमेंट करना है या पेशेंट का हमको ट्रीटमेंट करना है, तो उस कंडीशन में हमको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना होगा। और जो टेस्ट आपके एडमिनिस्ट्रेट हो रहे हैं, जो इसकी प्रोसेस है, इसमें आपका किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करके ये पता लगाया जाता है कि पर्सन में पैरासोमनिया है कि नहीं है, और इसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो परीक्षण है ये किस प्रकार के हैं, आप इसको जान लीजिए। पहला परीक्षण इसमें है आपका शारीरिक परीक्षण। पहले फिजिकल टेस्टिंग होती है। फिजिकल टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि जो पर्सन है या जो पेशेंट है, इसमें आपका जो नींद का व्यवहार है उसमें कि कोई ऐसा है डिजीज़ या कोई ऐसा सिम्टम्स है जो उसमें दिखाई दे रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि पेशेंट की नींद का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जाएगा कि वास्तव में पेशेंट में किसी प्रकार की नींद के विकार दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, या कोई अदर डिजीज़ जो है स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड है वो उसमें है कि नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम उसका फिजिकल टेस्ट करेंगे, साथ ही डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि पेशेंट में ऐसे जो स्लीप के डिसऑर्डर हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात करेंगे हम पॉलीसोमनोग्राम की। दूसरा जो टेस्ट किया जाता है वो पॉलीसोमनोग्राम का किया जाता है। पॉलीसोमनोग्राम जो है, इसमें रात के भोजन के बाद, रात में हर कोई भोजन करता है, तो रात के भोजन के बाद व्यक्ति की जो नींद है उसकी स्टडी की जाती है। यानी पेशेंट को, या जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, उसको हम पहले भोजन कराएंगे रात में भोजन के बाद हम उसकी नींद जो है उसकी स्टडी करेंगे, नींद का उसके अध्ययन करेंगे। और करने के साथ ही ये देखेंगे कि जो पेशेंट है उसके फेफड़े और मस्तिष्क की जो गतिविधि है, जो उसकी प्रोसेस है, वो कैसी चल रही है। यानी हम उसके मस्तिष्क की और फेफड़ों की निगरानी करेंगे। अब फेफड़े कैसे निगरानी करेंगे, आपको ये फिर यही टिपिकल लग रहा होगा। यानी यहाँ पर हम उसके सांसों की गति को देखेंगे, पल्स को देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ उसको ऑब्जर्व किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो सोने के दौरान क्या अपने पैरों को बराबर हिला रहा है। यानी हम जब भी पॉलीसोमनोग्राम के जब टेस्ट करेंगे तो पेशेंट के ब्रेन को और उसके फेफड़ों को, यानी उसके श्वसन की जो गति है उसके श्वसन की गति को भी मेजर करेंगे। और इसमें देखेंगे कि सोने के दौरान क्या पेशेंट जो है वो अपने पैरों को हिला रहा है। यानी पैरों को अगर वो हिला रहा है तो इसका मतलब कि एवरी मोमेंट उसका जो ब्रेन है वो फंक्शन में है, और फंक्शन के साथ ही ये हरकतें उसमें क्यों हो रही हैं, लगातार ऐसे क्यों क्रिया वो कर रहा है। तो ऐसी जो क्रियाएं बार बार कर रहा है, तो इस जो आपकी पॉलीसोमनोग्राम है और जो इसका ये फिजिकल टेस्ट है, यही शो कर देते हैं कि उसमें पैरासोमनिया की सिचुएशन है कि नहीं है, इसमें इसकी पैरासोमनिया जो डिजीज़ है उस पेशेंट में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में मिल जाते हैं तब हम उसको जो स्लीप डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ अब हम आगे बात करेंगे जो पैरासोमनिया है इसके टाइप्स की, पैरासोमनिया की टाइप्स की, यानी जो परानिद्रा है इसके प्रकार। अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो परानिद्राएं हैं पैरासोमनियाज जो है ये 6 प्रकार की होती हैं। इसके 6 प्रकार हैं। पहला है आपका निद्रा भ्रमण, स्लीप वॉकिंग। यहाँ पर जो पेशेंट होता है निद्रा भ्रमण में, वो निद्रा भ्रमण की सिचुएशन में अपने बेड पे सोया रहेगा। सोने के बाद वो उठेगा, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, या कभी कभी दरवाज़ा खोल करके वो बाहर भी चला जाता है। बाहर से फिर वो आएगा, अपने बेड पे सो जाएगा, और उससे इस बात का पता नहीं होता कि हम कहाँ गए थे और क्या करने के लिए गए थे। इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है ये निद्रा की कंडीशन में, यानी निद्रा में ही, नींद में ही वो चारों तरफ भ्रमण करके आ जाता है। कभी कभी जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको ऐसे जगाने के लिए जो बोले तो तीव्र उद्दीपक की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है कि उन्हें झकझोर करके या थप्पड़ मार करके उनको जगाया जा सकता है। और अपने आप को जब इस कंडीशन में जब उनको जगाया जाता है तो जागने के बाद जहाँ पर वो अपने आप को देखते हैं वहाँ पर अपने आप को पा करके वो खुद परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे आए। तो ये जो सिचुएशन होती है वो निद्रा भ्रमण की होती है। दूसरी होती है
आपकी जो रैपिड आई मूवमेंट स्लिप से रिलेटेड जो आपकी गति युक्त जो विकार हैं, उसमें पेशेंट की जो आंखें होती हैं मैक्सिमम देखें तो खुली हुई होती हैं और जो आई बॉल हैं होते हैं उनके घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका निद्रा आतंक। निद्रा आतंक की जो सिचुएशन होती है उसमें पेशेंट नींद से ही डरता है। कहने का अर्थ है कि उसे कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि जब भी हम सोएंगे, तो अभी मैंने इससे पहले कहा कि स्लीप पैरालिसिस की सिचुएशन आती है। काल्पनिक चीज़ों को लेकर के वो ज़्यादा परेशान होता है, यानी उसे लगता है कि बाहर से कोई आया है, डरा रहा है, कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें देख करके वो चिल्ला उठता है, भागने लगता है। ये जो सिचुएशन होती है आपकी निद्रा आतंक की होती है। दूसरा है बेड पर जाने से ही डर डर लगता है, जो बेड वेटिंग की मैंने बात की। तो यहाँ पर जो पेशेंट है वो बेड पर भय तो वह डरावने सपने देखने लगता है, यानी बेड पर जाता है, सोया नहीं, और उसे डर की सिचुएशन जो है वो आने लगती है, यानी वो डर से सोना नहीं चाहता, यानी डरावने स्वप्न से वो बचना चाहता है। तो बार बार उसको यानी आंखें बंद करते ही उसे डरावने सपने आने लगते हैं, और डरावने स्वप्न से बचने के लिए पेशेंट जो है वो सोना नहीं चाहता। नेक्स्ट है दांत किरकिराना। यहाँ आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे हैं दांत में दोनों दांत एक दूसरे पे बैठा करके जो है किरकिराहट की उससे मुंह से आवाज आती है। तो ये जो सिचुएशन थी वो बड़ों में जब दिखाई देने लगी तो यहाँ परेशानियाँ की सिचुएशन आएगी। तो ये बड़ों में दिखाई देने लगती है, वो दांत को किरकिराते रहेंगे सोने में, नींद की सिचुएशन में। उठेंगे तो उनको इसका पता नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं NSRED। NSRED यानी यहाँ पर बात की जा रही है नॉक्टर्नल स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर। नॉक्टर्नल स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर। ये जो NSRED है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो पेशेंट होता है वो नींद में ही उठता है और जाकर के भोजन करता है, भोजन करके फिर सो जाता है। यहाँ पर पेशेंट जो है वो नींद में, कहने का अर्थ है कि वो सोएगा, भोजन करके सोएगा, फिर इसके बाद वो उठेगा, फिर जाएगा भोजन करेगा, भोजन करके अधिक एनर्जी वो कलेक्ट करने लगता है, और इससे उसका वजन जो है काफ़ी बढ़ने लगता है। बट उसको इसकी फीलिंग नहीं समझ में आती कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, और वो हमेशा नींद में भोजन करता रहेगा। इसी को कहा गया है आपका NSRED। क्लियर है? ये 6 जो प्रकार हैं आपके वो परानिद्राओं के प्रकार हैं। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पर आप लोगों का छोड़ दिए हैं, अनिद्रा। इंसोम्निया की बात सबसे पहले मैंने की थी। यहाँ इंसोम्निया जो है उसके भी 3 पार्ट हैं, आप इसको भी जान ही लीजिए। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें अस्थायी निद्रा, यानी ये जो अनिद्रा है इसमें इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि किस किस सिचुएशन में होगी, किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसे कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें इसका पहला है अस्थायी अनिद्रा। अस्थायी जो अनिद्रा होती है ये तब उत्पन्न होती है जब अनिद्रा यानी इंसोम्निया की जो सिचुएशन है वो उसके जो लक्षण है वो 3 रातों तक बस हो। अस्थायी जो अनिद्रा है इसे तब कहा माना जाता है, यानी अस्थायी अनिद्रा की सिचुएशन तब होती है जब आपकी अनिद्रा के जो लक्षण हैं वो सिर्फ 3 रातों तक होते हैं, चौथी रात में ये लक्षण न दिखाई दे, तो इसे अस्थायी अनिद्रा कहा गया है। दूसरा इसका प्रकार है एक्यूट निद्रा। जो एक्यूट निद्रा है इसे अल्पकालिक अनिद्रा भी कहा जाता है। अल्पकालिक अनिद्रा, इसमें जो लक्षण है वो कई हफ्तों तक जारी रहता है, यानी कहने का अर्थ है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो 1-2 हफ्ते तक नहीं बल्कि कई हफ्तों तक, यानी 1-2 महीने चल सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आए, ऐसे लक्षण इतने दिनों तक दिखाई दे, तो इसको बोले तो एक्यूट निद्रा कहा गया है। तीसरा इसका प्रकार है क्रोनिक अनिद्रा। क्रोनिक जो अनिद्रा है यह आमतौर पे महीनों और कभी कभी तो सालों तक बना रहता है, यानी कई महीने तक तो रहेगा, हो सकता है कि वो कई साल तक भी रहे। तो यहाँ ऐसी जो अनिद्रा होती है उसको क्रोनिक अनिद्रा कहा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक अगर हम बात करें तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा है उसमें उन्होंने कहा गया है कि क्रोनिक अनिद्रा जो होती है वो उसके जो ज़्यादातर मामले होते हैं किसी अन्य प्राथमिक समस्या से संबंधित होते हैं। कोई प्राथमिक समस्याएं जो होती हैं व्यक्ति की जो जीवन की प्राथमिक समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित होती हैं और उन्हीं से ये उत्पन्न भी होती हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो आपकी क्रोनिक अनिद्रा है इसकी जो स्थिति है वो अधिकतर प्राथमिक समस्याओं से संबंधित जो दुष्परिणाम होते हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं
उसके कारण उत्पन्न होती हैं। तो अनिद्रा की हम अगर ऐसी अनिद्रा की बात करें जो आपकी चाहे अस्थायी हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे क्रोनिक अनिद्रा हो, इसकी अगर हम बात करें तो ये अनिद्रा भी आपकी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। क्लियर है?